हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवीओ में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स फॉर बीवीओ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्या। आज हम क्लास 9, कौन सी क्लास? क्लास 9 इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक है, आप सारे को जानते हैं एनसीईआरटी बुक है। तो दोस्तों आज इस बुक में हम बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे इस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 9 का बुक्स को हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्लास 9 में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सारे को जानते हैं कि पहला चैप्टर हमारा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो कौन सा है? पालमपुर गाँव की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो पालमपुर गाँव की कहानी यह चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है और इकोनॉमिक्स का शुरुआत इस चैप्टर से क्लास 9 में होता है। तो चलिए इस चैप्टर में आखिर कहना क्या चाहता है इकोनॉमिक्स के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स के अनुसार हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे, हम अगर इंट्रोडक्शन में बात करें तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह हम किसी भी वस्तु का एक आदान प्रदान करते हैं, किस तरह हम एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हैं, हमारी इनकम कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हमारे पूरे बुक्स में अच्छी तरह से बताई गई है। तो इसको हम शुरू से पूरे एनसीईआरटी का हम एक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और पूरी बुक को हम लेक्चर बाय लेक्चर लाएंगे इस विषय में है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारा कहता है इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना है। क्या बोलता है इस चैप्टर में हमारा क्या उद्देश्य है कि कुछ उत्पादन, जो हम जैसे मान लो हम लोग कुछ उत्पादन कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे। और ऐसा हम एक लापनी गांव पलमपुर की कहानी का माध्यम से कर रहे हैं। क्या है ये चैप्टर? एक मतलब काल्पनिक है, मतलब कि रियलिटी नहीं है। इसको हम एक काल्पनिक मानकर लेटा मानकर हम उसको क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे कि आखिर गाँव में किस तरह से होती है। तो पालमपुर में खेती की मुख्य क्रिया, अब देख सकते हैं पालमपुर में खेती की मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाओं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण होता है। ठीक है, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। देखो पालमपुर में क्या होता है कि खेती का मुख्य क्रिया, पालमपुर जो गांव है, ये गांव में हमारा क्या होता है कि खेती हमारा एक प्रमुख यहाँ पे रोजगार है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हमारा रहा। ठीक है, आगे हमारा बोलता है और भी सारे डेयरी है, परिवहन, ये आदि से इस तरह ये क्या सीमित है। ठीक है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें ये सारे डेयरी है, परिवहन है, ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरतें पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यथा प्राकृतिक संसाधन। अगर हम प्राकृतिक संसाधन का यूज करते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ठीक है, पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अब हम देखेंगे पालमपुर में खेती के लिए और भी चीज़ों के लिए किस तरह से हमें वहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, किस तरह से वहाँ लाया जाता है। अगर हम खेती करें तो उस खेती से कैसे मुद्रा कमा रहे हैं, पूंजी कैसे कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कैसे करें, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले हम क्या आते हैं, पॉइंट नंबर। तो दोस्तों देखिए, मेरा यही है कि जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का, वो सारे चैप्टर को हम हर एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़कर हम करेंगे। हमारा कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं अपना पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, बट बहुत सारा हमारे कमेंट में आता है कि सर हमें एनसीईआरटी का बुक को ही पहले सॉल्यूशन करके आप बताए। तो हम एनसीईआरटी बुक को पढ़कर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं तो वहाँ पर आप कमेंट करके हमारे को वहाँ पे बताइए ताकि हम उस चीज़ों को सुधारें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले हम परिचय देखेंगे। पालमपुर का जो चैप्टर है, इसका हमारा परिचय क्या है। तो पालमपुर आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर से बहुत सारे आसपास में गांव जुड़े हुए हैं। एक बड़ा गांव रायगंज है, एक बड़ा गांव है। कौन सा सबसे बड़ा गांव कौन है? रायगंज। मान लीजिए आपके गांव में भी कोई बड़े बड़े गांव होंगे। ठीक है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। जो हमारा रायगंज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव से रायगंज और
उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ती है, और भी छोटे छोटे जो गांव हैं जैसे सहरपुर है उसको भी जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और आदि देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये रोड है जो पालमपुर से एक रास्ता गया है, आप ये जो देख सकते हैं, ये जो रास्ता ये पालमपुर से रिलेटेड होते जाता है। तो इससे क्या बहुत सारे चीज़ें यहाँ से वस्तुएं हैं, खेती की चीज़ें हैं, ले जाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बोलता है हाँ, तो इस गांव में विभिन्न जातियां के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो क्या बोलता है, पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, अलग अलग जाति के कुछ भी जाति के हो सकते हैं। ठीक है, सारे जाति का। गांव में अधिकांश भूमि से स्वभूमि उच्च जाति है। बोलता है कि गांव में भूमि के स्वभाव उच्च जाति, जैसे बड़े जाति का बात करें तो 80 परिवार है। कितने हैं? ठीक है, 80 परिवार ऊंचे हैं। ठीक है ना, पहला क्या, 80 परिवार। फिर क्या बोलता है, उनके मकान जिनमें से कुछ बड़े हैं, अब बड़े बड़े जाति के हैं तो उनमें से कुछ कुछ मकान बड़े हैं और ईंटें और सीमेंट के बने हुए हैं। गांव में बहुत जो ईंटे के घर होते हैं और सीमेंट के बने हुए रहते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि वो रिच परिवार है। क्या है? रिच परिवार। ठीक है दोस्तों, ये सारे बात हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव में कुल संख्या का 1/3 है। मतलब कि अगर गांव में 450 है तो 1/3 क्या है, 1/3 इसका छोटे जाति है। ठीक है, अनुसूचित जाति है जिनका कोई दलित में आते हैं। ठीक है, और बोलता है इनमें से कुछ मिट्टी फूस के बने हैं। तो और इनके तो छोटे जाति के घर तो मिट्टी के घर रहते हैं, फूस के घर बने होते हैं, ये सब जानते हैं हम। अधिकांश के घरों में बिजली है। मतलब कि बोला गया पालमपुर गांव में जो है, पालमपुर इस गांव में अधिकांश घरों में लाइट की सुविधा है। ठीक है ना, बिजली है। क्या बोलता है, बिजली है। चलिए आगे देखते हैं। नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और भी हम लोग जानते हैं मोटर पाइप जो चलता है वो बिजली से ही चलता है, और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ये मतलब कि छोटे छोटे कार्य में क्या होते हैं, पानी का, बिजली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है, देखो अब क्या बोलते हैं, पालमपुर जो गाँव है इसमें 2 विद्यालय, कितने हैं, 2 विद्यालय हैं। 2 विद्यालय क्या बोलता है, 1/3 स्कूल है, एक हाई स्कूल है, इसमें से एक हाई स्कूल है, और गांव के एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी और औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब स्कूल भी है, छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल है, और क्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी की सुविधा यहाँ पे पालमपुर में है। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। एक कलापनी गाँव जो एक गाँव हम माने हैं, पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। मतलब कि सर आपने जो पालमपुर लिया, ये क्यों लिया, आपने क्यों माना? ये इसलिए हमने लिए हैं क्योंकि इसमें सारे और भी छोटे छोटे इंडिया में जितने भी भारत में गांव हैं उन सारे गांव के बारे में बताएंगे, उनकी स्थितियाँ क्या होती है। ठीक है ना, इनमें क्या है, इसमें स्थितियाँ क्या होती है वही बताने की पालमपुर के चैप्टर के अनुसार, हम विषय के अनुसार उस सारे गाँव के बारे में समझें कि एक गांव में क्या क्या गतिविधियां की जाती है और क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में उन्हें गैर कृषि, जैसे देखते हैं गैर कृषि कार्य कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। गैर कृषि क्या है, जो हम खेती से रिलेटेड नहीं है, परिवहन है, दुकानदारी आदि ये शामिल है। अब हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, और भी देखिए गैर कृषि क्रियाएं और कृषि क्रियाएं दोनों को हम पढ़ेंगे और दोनों के बारे में हम समझेंगे। चलिए, हमने वहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का बुक से ये एनसीईआरटी का एकदम सेम टू सेम वही बुक है और उसी को हम डील कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल पे अब बने रहिए। चलिए, लेक्चर को हम इसी तरह पार्ट बाई पार्ट लाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसी तरह करके हम पूरी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए, उत्पादन का एक पहले क्या, उत्पादन का जो संगठन होता है उस किस तरह से करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, कैसे हम मान लें,
अगर हम एक खेती कर रहे हैं तो उसमें 5-6 आदमी लगे तो पूरे संगठन उसमें लगे हैं, 4-5 आदमी हैं, तो इस तरह। तो चलिए पहले पूरे चैप्टर को हम डील करते हैं। उत्पादन का एक उद्देश्य तो उत्पादन का एक उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुएं और सेवाओं में उत्पादन के लिए चार चार चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। देखिए, चार हमारे पास क्या चाहिए, सेवाएं को उत्पादन करने के लिए हमें चार सेवाओं की वस्तुएं को चाहिए, वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, ठीक है। पहला बोलता है, पहली आवश्यकता क्या पड़ते हैं हमें, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये पहला संसाधन हो गया। दूसरी आवश्यकता क्या पड़ता है, श्रम, जो हम मेहनत, हमारे मजदूरी होते, हम हैं, आप है, जो कहीं जाकर काम करते, वो हो गया। जो लोगों में काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ कामों में क्या होता है, पढ़े लिखे चाहिए, किसी किसी में पढ़े लिखे नहीं चाहिए। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की जो ज़रूरत होती है, जो अपना शरीर से मेहनत करता है, बल से मेहनत करता है, उसको बोलते हैं। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। मतलब कि जितने भी जो पढ़े हैं, जो अनपढ़ है, दोनों एक ही, दोनों का क्या है, काम करना, श्रम प्रदान करना है, ठीक है। तीसरी की बात करते हैं। तीसरी आवश्यकता क्या पता है, भौतिक पूंजी। ये भौतिक पूंजी हमारा क्या है, पैसा। भौतिक पूंजी हमारा हो गया, ठीक है। भौतिक पूंजी हमारा क्या हो गया, पैसा, ठीक है। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंदर कौन कौन सी मदे आती है। अब सर बताइए हमें कि भौतिक पूंजी में क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो पहला क्या होता है, औजार। पहला क्या, औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं, ठीक है। औजारों, मशीनों और भावनों का उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग होता है। मतलब ये सारे चीज़ें जो मशीन अगर हम खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, तो खेती हम कितना 5 साल का, 10 साल, 15 साल वही ट्रैक्टर से करते हैं, क्योंकि मशीन हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं, घर बना लिए, फैक्ट्री बन गई। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मान लीजिए हमारा ये फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री जब एक बार बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, पूंजी एक बार लगा तो ये पूंजी मेरा अस्थाई हो गया। क्या हो गया, ये अस्थाई हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बार बार ये घर टूटेगा नहीं, 50 साल 100 साल ये हमारा टिकेगा, ठीक है ना। दूसरा बोलते हैं कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल कैसे, मान लीजिए हमको कपड़ा बनाना है, तो कच्चा माल चाहिए, कपड़ा, रेशम चाहिए, कॉटन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरतें होती है। और नगद मुद्रा क्या, वो पैसा हमें चाहिए, क्योंकि मजदूरों को पैसा भी देना होगा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। उत्पादन के दौरान भुगतना करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनों तथा भावनों से विभिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रियाएं दौरान समाप्त हो जाती है, ठीक है। आगे बोलते हैं, एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप क्या किए कि अगर आप मान लीजिए एक उत्पादन तैयार कर लिए, ये हम रेडी कर लिए, ठीक है। जब हम ये तैयार कर लिए हैं तो इस चीज़ को बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, ठीक है, मार्केट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, कहाँ पे बेचना है। दूसरा स्थान चाहिए। तीसरा हमें क्या चाहिए, आदमी चाहिए, पर्सन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, जो हमें वहाँ पे जाकर बैठकर उसे बेच सके, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। आजकल में मानव पूंजी देखिए, मानव पूंजी पहला, मानव पूंजी पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। देखिए, चित्र में क्या बताया गया कि उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो श्रम देखिए, हमारा ये श्रम हो गया, ये हमारा कच्चा माल हो गया, ये सारे जो कर रहे हैं स्थान हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ें हमारे ये चित्र में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन में हम अगले अध्याय में
करेंगे। अब देखिए मानव पूंजी क्या है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित की संगठित होती है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे सुविधाएं के लिए। इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को भी पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी को भी हम क्या बोलेंगे? पूंजी कहेंगे। अभी हम भौतिक पूंजी नहीं बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही रहा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक फिर लाएंगे। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर क्लास 9 का पढ़ना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। बाकी हम एक सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस पॉइंट हम लास्ट में डील करेंगे। उसके बाद आंसर हमारा रहेगा। पहला हमारा क्या रहेगा? पहला हम बुक को रीड के साथ कॉन्सेप्ट करवाएंगे। पहला पूरे एक स्कूल क्लासरूम के जैसा हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हमारा बुक हो गया। दूसरा हमारा नोट्स क्या पॉइंट्स आएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट्स आएंगे। तीसरा हमारा जो भी चैप्टर में एक्सरसाइज है उसको हम डील करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये रहा कि बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम स्कूल नहीं जाते, स्कूल हम नहीं जाते, ठीक है, स्कूल हम नहीं जाते हैं। तो सर हमें घर में बैठे बहुत सारे एनसीईआरटी के जितने भी सरकारी स्कूल के छात्र होते हैं वो क्या होता है कि घर में ही बैठकर स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं होता है या बहुत जगह होता है। तो वो क्या करते कि सोचते कि क्लास 9 का तो कोई नहीं पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स हम कहाँ से पढ़ें। तो हम मेरा प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर एनसीईआरटी के होंगे। पहले हम चैप्टर को पूरी तरह क्लास के जैसे बताएंगे, जैसे क्लास में आपका पढ़ाया जाता है उस तरह हम पढ़ाएंगे बुक्स के अनुसार। उसके बाद आप अपने अनुसार पॉइंट्स आपको दिखाएंगे जो हम आपका क्लास 9 में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बुक का एक जो एक्सरसाइज है उसको भी हम आपको सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर देंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आएंगे।